नमस्कार दोस्तों, हमारी मारवाड़ सीरीज चल रही है। भाग 1 और भाग 2 हम पहले देख चुके हैं। आज जो है भाग 3 देखेंगे। भाग 3 की शुरुआत हम करेंगे मालदेव से। इसका जो कार्यकाल रहा वो 1532 से 1562 के बीच रहा। ठीक है, हमें ध्यान में है कि 1532 में राव गंगा की या तो मृत्यु हो गई या मालदेव ने जो है उसे अपने रास्ते से हटा दिया था। ठीक है, और उसी समय मारवाड़ में षड्यंत्रों का भी बड़ा दौर था। इस वजह से मालदेव को जो है अपना राज्याभिषेक सोजत में करवाना पड़ा। और जब मालदेव गद्दी पर बैठा तो मुख्य रूप से जोधपुर राज्य के पास 2 परगने थे, जोधपुर और सोजत। बाकी हमको ध्यान में है कि सामंतों की खींचतान चालू थी। सामंत जो है असंतुष्ट हो गए थे और ये अपने आप को राजा से किसी प्रकार भी कम नहीं समझते थे। तो मालदेव के राज्य पे बैठते ही इसकी सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि आसपास के जो परगने चुंडा के काल में थे और बीच में जो हाथ से निकल गए थे या सामंतों के हाथ में चले गए थे और सामंत लगातार जोधपुर राज्य की अनदेखी कर रहे थे, उन परगनों को वापस मारवाड़ में सम्मिलित करके मारवाड़ के राज्य को एक व्यवस्थित रूप देना। ठीक है, तो मालदेव ने सबसे पहले तो क्या किया, जब ये राजा बना तो इसने उदयपुर से अपने संबंध अच्छे किए। कैसे किए? उस समय उदय सिंह जो है वो कुंभलगढ़ में ठहरा हुआ था। बनवीर के द्वारा विक्रमादित्य की हत्या कर दी गई थी और इसने 1540 में उदय सिंह की बनवीर को हराने में मदद की थी। ठीक है ना। और कुछ ख्यात लेखक ऐसा भी कहते हैं कि जब 1533 में बहादुर शाह ने मेवाड़ पे चित्तौड़ पे आक्रमण किया था तो उस समय भी एक सेना इसने चित्तौड़ की रक्षा के लिए भेजी थी। पर मोटा मोटा 1540 में तो उदय सिंह की इसने साफ और स्पष्ट रूप से मदद की थी और इसी की मदद से उदय सिंह को गद्दी पर अपना अधिकार करने में आसानी हो गई। ठीक है, अब इसके बाद आसपास के जो क्षेत्र है, सबसे पहले भद्राजून जो काफ़ी टाइम तक जो है जोधपुर के अधिकार में रहा, लेकिन बाद में सामंतों की निरंकुशता की वजह से और कुछ राजाओं के कमज़ोर होने की वजह से भद्राजून निकल गया था। तो इसने भद्राजून पर आक्रमण किया और वहाँ के सिंघल स्वामी वीरा, ये जो युद्ध में मारा गया और भद्राजून के साथ साथ इसने सिंघलों से रायपुर भी छीन लिया। ठीक है, तो भद्राजून और रायपुर पर इसका अधिकार हो गया। भद्राजून के बाद जो इसकी आंख टिकी वो थी नागौर पर। नागौर का हमें पता है कि एक मुस्लिम केंद्र रहा है और उस समय यहाँ का जो सूबेदार था वो था दौलत खान। राव गंगा के समय से ही लगातार जो है दौलत खां मारवाड़ की रियासत के लिए समस्याएं उत्पन्न कर रहा था। तो मालदेव ने इसका निपटारा करने के बारे में सोचा और इसने दौलत खां पर आक्रमण कर दिया। दौलत खां शुरू से मेड़ता का इच्छुक था और बार बार वो मेड़ता लेने की कोशिश कर रहा था। गंगा के समय में भी उसने 1-2 बार मेड़ता पे आक्रमण किया था, लेकिन मालदेव ने ही जो है कुंवर रहते हुए उसको युद्ध में पराजित किया था। और इस बार जब इसने मेड़ता लेने का प्रयास किया तो मालदेव ने इसको पूरी तरह पराजित कर दिया और दौलत खां वहां से अजमेर भाग गया। और मालदेव ने अजमेर से भी उसको निकाल दिया। यानी अब मालदेव के अधिकार में क्या क्या आ गया? भद्राजून आ गया, सिंघलों से भद्राजून ले लिया। ठीक है, दौलत खां से इसने नागौर ले लिया और अजमेर ले लिया। अब इसके बाद नागौर और अजमेर जब इसके अधिकार में आ गए तो इसने मेड़ता की ओर रुख किया।
मेड़ता राव जोधा ने अपने पुत्र को दे दिया था, तभी से जो है वो लोग भी अपने आप को जोधपुर के राजाओं के समकक्ष समझने लगे थे। मेड़ता पर उस समय वीरमदेव का अधिकार था। मेड़ता के साथ मारवाड़ की जो है समस्याएं गंगा के समय में चल रही थी। अपने को ध्यान में है कि राव शेखा ने और जब इस नागौर के दौलत खां ने मिलकर जोधपुर पर आक्रमण किया था, तो उस समय शेखा का एक हाथी था, वो वीरमदेव ने अपने पास रख लिया था। और जब गंगा ने उस हाथी देने के लिए वीरमदेव को कहा तो पहले तो आनाकानी करने लगा, लेकिन जब मालदेव ने जोर डाला तो हाथी को वहाँ से रवाना कर दिया, लेकिन हाथी के रास्ते में ही मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार मेड़ता मारवाड़ के जो संबंध है वो गंगा के अंतिम समय में ही खराब हो गए थे। तो मालदेव ने वीरमदेव को यहाँ से निकाल भगाया और मेड़ता पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब वीरमदेव यहाँ से भाग के कहाँ चला गया? शेरशाह सूरी के पास। ठीक है, तो आगे देखेंगे अपन। एक तो ये वीरमदेव और एक कल्याणमल, ये किस प्रकार शेरशाह सूरी के पास गए। इसका जाना स्वाभाविक ही था क्योंकि मेड़ता से इसको निकाल दिया गया था। ठीक है, मेड़ता के बाद इसने सिवाना का ठाकुर था डूंगर सिंह। और डूंगर सिंह को भी इसने, जब सिवाना पर इसने आक्रमण किया तो डूंगर सिंह सिवाना छोड़ के भाग गया और सिवाना पर भी आसानी से इसका अधिकार हो गया। सिवाना के बाद जालोर का नंबर आया। तो इस प्रकार आज जो ये जो नक्शा अपने को दिख रहा है मारवाड़ का, ठीक है, मारवाड़ स्टेट में जितने जितने जिले लगभग अधिकार में थे वो सारे जिले मालदेव की देन अपने को लगते हैं। जालोर में उस समय सिकंदर खान था। इसके बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं। गंगा ने भी सिकंदर खान पे आक्रमण किया था और सिकंदर खान ने कुछ पैसा वैसा सैनिक व्यय देकर गंगा को तो लौटा दिया गया था। हो सकता है गंगा को अपने आप पर इतना विश्वास नहीं रहा हो कि वो सिकंदर खान को जीत सकता है या इसको जालोर से निकाल सकता है, लेकिन मालदेव जो अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस था मालदेव में, और इसने जालोर पर आक्रमण करके सिकंदर खान को कैद कर लिया। ठीक है, और इसकी मृत्यु जो है वो कैद में ही हुई थी। तो अब देखो, इसने भादरा जून, नागौर, मेड़ता, अजमेर, सिवाना, जालोर, इन क्षेत्रों पे अपना फिर से अधिकार कर लिया। ठीक है, अब अपन कुछ राज्यों से इसके संबंध देख लेते हैं। सबसे पहले तो जैसलमेर से। जैसलमेर में उस समय था लूणकरण। 1536 में इसकी पुत्री थी रानी राजकुमारी कहें, रानी तो क्या कहें, राजकुमारी उमादे। ठीक है, 1536 में राजकुमारी उमादे की और मालदेव का विवाह हो गया, लेकिन लूणकरण की पता नहीं क्या समस्या थी, ये जो है मालदेव को मारना चाहता था और मालदेव की हत्या का षड्यंत्र का जो प्लान था वो लूणकरण की रानी को पता चल गया और उसने मारवाड़ के एक विश्वस्त व्यक्ति को ये बता दिया, राघवदेव को बता दिया। अब जो है मालदेव इससे लूणकरण से नाराज हो गया और उमादे से भी वो नाराज हो गया और उमा देवी उससे नाराज हो गई। इस प्रकार ये जो है इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। एक कहानी तो आती है। ये दूसरी कहानी हो सकता है इसी परिप्रेक्ष्य में कि लूणकरण की वजह से ये उमादे से नाराज हो गया हो और विवाह के बाद ये उमादे के पास न जाकर ये एक दासी भारमली के पास चला गया। और
उस दासी भारमली से प्रेम प्रसंगों का जब उमादेव को पता चला तो वो इससे नाराज हो गई और ये जो है तारागढ़ चली गई, अजमेर। ठीक है, तारागढ़ में रूठी रानी के महल भी बने हुए हैं और तारागढ़ जाने के बाद ये वहीं रहने लगी। लेकिन जब शेरशाह सूरी के आक्रमण का भय हुआ तो इसे समझाया गया कि यहाँ से जोधपुर चले, लेकिन ये मानी नहीं। ईसरदास ने भी उसे समझाया। ईसरदास गया वहाँ, जिसने हाला जालारी कुंडलियाँ लिखी है, वो गया, उसने समझाया, इसके समझ में भी आ गया उमादेव के, ये वहाँ से रवाना भी हो गई थी। लेकिन मालदेव की जो दूसरी रानियाँ थी उसको लगा कि कहीं आकर ये उनके अधिकार को छीन न ले, तो उन्होंने इसको एक ऐसा स्वाभिमानी भरा पत्र लिखा, तो उससे जो है ये और चिढ़ गई और ये अपने दत्तक पुत्र राम, इसका एक दत्तक पुत्र था गोद लिया हुआ राम, उसके साथ गुंगोज चली गई, गुरोज। ठीक है, और लास्ट समय तक ये गुरोज ही रही और जब मालदेव की 1562 में मृत्यु हुई तो उसके साथ सती हो गई। ठीक है ना। तो इस प्रकार जैसलमेर के लूणकरण के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं थे। हम इसकी विजयों के साथ अब उन राज्यों से संबंध देख रहे हैं। मुख्यतः तो जैसे हमने देखा जैसलमेर, मेवाड़ और बीकानेर। एक्चुअली ये वो राज्य हैं जिससे इसने जानबूझकर और अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपने संबंध खराब किए, या इसे कह सकते हैं कि राजनीतिक अदूरदर्शिता की वजह से अपने संबंध खराब किए। यदि इन राज्यों से ये संबंध खराब नहीं करता तो हो सकता है शेरशाह सूरी के काल में जो 1544 में वो युद्ध हुआ था और जिसमें इसको दर बदर भटकना पड़ा था साल 2 साल, वो नहीं भटकना पड़ता और शेरशाह सूरी हो सकता है कि राजस्थान में घुसने का साहस ही नहीं कर पाता। लेकिन जीत के ओवर कॉन्फिडेंस में आखिरकार इसने 52 युद्ध जीते थे। ठीक है, और 58 परगने इसकी जो राज्य में सम्मिलित थे और कहीं हारा नहीं, केवल 1 या 2 युद्धों को छोड़कर। जैसलमेर से हो गया। अब मेवाड़ के साथ क्या समस्या हुई, एक व्यक्ति था जाला सज्जा, इसका पुत्र था जेत्र सिंह। ये मारवाड़ की सेना में, मारवाड़ की सेवा में आ गया और मालदेव ने इसको खेरवा की जागीर दी। ठीक है, इसकी एक पुत्री थी स्वरूप देवी। तो जेत्र सिंह जो है एक्चुअली ये मालदेव का ससुर हो गया। ठीक है, स्वरूप देवी की शादी कर दी मालदेव के साथ और एक दिन जब मालदेव खेरवा आया तो जेत्र सिंह की छोटी पुत्री यानी स्वरूप देवी की छोटी बहन वो भी मालदेव को पसंद आ गई और उसने अपने ससुर से कहा कि इसकी शादी भी मुझसे कर दो। लेकिन जेत्र सिंह को ये अच्छा नहीं लगा और उसने उसकी शादी किससे कर दी, उदय सिंह से। इस बात से लेकर ये उदय सिंह से नाराज हो गया और इसने कुंभलगढ़ पे चढ़ाई कर दी। हालांकि वो आक्रमण इसका विफल रहा, लेकिन इसके बावजूद भी इसने उदयपुर के जो एक अच्छा संबंध इसने शुरू में बनाया था, 1540 में भी उसका सहयोग किया था, वो जो संबंध है वो इससे खराब हो गए। और ऐसा मानते हैं कि बाद में 1557 के आसपास एक हरमड़ा का युद्ध हुआ था जिसमें अजमेर के हाजी खान और उदय सिंह के बीच में युद्ध हुआ था। उसकी भी सहायता जो है मालदेव ने की थी, जिसमें उदय सिंह की पराजय हुई थी। ठीक है, तो उदयपुर के साथ इसने संबंध खराब कर लिए। अब है बीकानेर। बीकानेर में उस समय जेत सिंह का अधिकार था। ठीक है, ये राजा था और 1542 में कूपा के नेतृत्व में इसने बीकानेर पे चढ़ाई कर दी। बीकानेर इनके भाई बंधु ही थे। ठीक है, और पड़ोस के राज्यों से तो अच्छा संबंध अपने को स्थापित करना ही चाहिए, लेकिन मालदेव अपने जीत के गुरूर में इसने बीकानेर पे आक्रमण कर दिया और जेत सिंह के साथ युद्ध हुआ। उसमें मालदेव ने कूपा को भेजा था। जेता और कूपा ये इसके प्रसिद्ध सेनानायक हुए हैं, जिससे बाद में अपन देखेंगे गिरी सुमेल की लड़ाई में इसका जो है मतभेद हो गया था। ठीक है, तो कूपा से लड़ाई में जेत सिंह मारा गया और इसका पुत्र था कल्याणमल।
अब कल्याणमल के पास इसने कोई विकल्प छोड़ा नहीं और कल्याणमल चला गया शेरशाह सूरी की सेवा में। और शेरशाह को अब दो व्यक्ति हो गई, एक तो कल्याणमल और एक वीरमदेव, जिसको मेड़ता से इसने निकाला था। ठीक है, तो इन दोनों ने जो है शेरशाह के कान भरने शुरू किए कि ये जो मालदेव है ये बदमाश आदमी है और जो इसकी इच्छा है वो दिल्ली तक अपने राज्य को फैलाने की है, तो बहुत अच्छा होगा कि इसको अभी दबा दिया जाए। और शेरशाह भी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था ही और पूरे भारत पे अपना अधिकार करना चाहता था, तो मालदेव की उभरती हुई शक्ति को भी वो कैसे बर्दाश्त करता। ठीक है ना। अब अपन हुमायूं के साथ इसके संबंधों को देख लेते हैं। हुमायूं मई 1540 में हुमायूं कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह से हार गया। ठीक है, शेरशाह से हारने के बाद ये बेघरबार हो गया, राज्य इसका छूट गया और वहां से ये भागा और भाग के कहां चला गया, सिंध, भक्कर। इस समय शेरशाह जो है, अब देखना, जैसे अगर ये उत्तर भारत का, अगर ये इसको दिल्ली मान लिया जाए, ठीक है, यहाँ है अपना सिंध और यहाँ है अपना बंगाल। ठीक है, गौड़। अब शेरशाह सूरी था यहाँ और यहाँ से यहाँ की दूरी है लगभग 1500 किलोमीटर। ठीक है, 1000 किलोमीटर दूरी तो ये दिल्ली से था। तो ये एक अनुकूल मौका था। हुमायूं सिंध भक्कर में था, शेरशाह गौड़ बंगाल में था। तो उस समय मालदेव ने सोचा कि क्यों न हुमायूं की सहायता से जो है अपना राज्य का विस्तार कर लिया जाए और शेरशाह सूरी का जो ये बढ़ते हुए कदम है इनको रोका जाए। तो इसने हुमायूं को आमंत्रण भेजा कि आप आइए, अपने दोनों में सहयोग बढ़े। लेकिन हुमायूं के दिमाग में उस समय एक अलग प्लान चल रहा था। हुमायूं जो है वो ठट्टा के शासक की मदद से, भट्टा, ठीक है, इसकी शासक की मदद से वो चाहता था गुजरात जीतना। गुजरात जीतकर अपनी शक्ति को वापस इकट्ठी करना चाहता था ताकि शेरशाह से संघर्ष कर सके, विजय प्राप्त कर सके शेरशाह पर। तो हुमायूं का हमने शुरू से ही देखा है कि किसी भी एक निर्णय लेने में वो हमेशा इतनी देर करता था तब तक मामला ही बिगड़ चुका होता। अगर ऐसा उसका व्यवहार और ऐसा उसका व्यक्तित्व नहीं होता तो उसको यहाँ से भागना भी नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये गुजरात की प्लानिंग कर रहा था। 1 साल बीत गया, अब वो आया ही नहीं हुमायूं। साल भर के बीच में स्थितियाँ बदल गई, शेरशाह जो है दिल्ली वापस आ गया। अब जो है जब सब जगह से उसके रास्ते बंद हो गए हुमायूं के, किसी ने उसकी मदद की नहीं, अब वो भगा 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 आया और एक जोगी तीर्थ है जैसलमेर में, उस स्थान पर ये आ गया। और यहाँ आने के बाद अब इसने मालदेव को सूचना भिजवाई कि साहब हम तो आ गए। अब आया ही था तो मालदेव ने भी कुछ असरपिया और रसद वगैरह इसके पास भिजवाई। पर अब मालदेव जो है उस चीज़ को टालमटोल करने लगा क्योंकि अब स्थितियाँ बदल गई थी, शेरशाह करीब आ चुका था। ठीक है ना, और हो सकता है 1-2 साल में शेरशाह ने अपनी स्थिति और मजबूत कर ली थी। अब जोगी तीर्थ में आने के बाद उसने रसद भी भिजवाई पर इसके मन में शंका पैदा हुई, तो इसने 3 लोगों को शेरशाह के मालदेव के पास भेजा कि भाई देख के आओ मामला क्या है। ठीक है, तो ये लोग थे मीर समंदर, अतका खां और रायमल सोनी। इन तीनों ने हुमायूं को यही सलाह दी कि मालदेव की जो नीयत है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो तुम्हें पकड़ के शेरशाह के सुपुर्द करने की इच्छा रखता हो।
और उधर जो है मालदेव ने एक छोटी सी टुकड़ी भी इसके पीछे लगा दी और ये जो है अमरकोट की तरफ भाग गया। अब कुछ विद्वान ये कहते थे कि मालदेव जो है वो हुमायूं को पकड़वाना चाहता था ताकि शेरशाह को दे सके, ठीक है ना। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि मालदेव ये चाहता था कि बस हुमायूं जो है उसके राज्य से निकल जावे, वरना हुमायूं इतना सक्षम था कि मालदेव इतना सक्षम था कि हुमायूं को अपने थोड़े से जो सहयोगी थे उनके साथ कभी का पकड़ सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। और ऐसा लगता भी है, अगर भाई मालदेव का तो अपना राज्य था, उसका पड़ोस में ही ये बैठा था और मालदेव चाहे तो इन्हें पकड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, बस अपने राज्य की सीमा से इसको निकाल दिया ताकि शेरशाह जो है वो संतुष्ट हो जाए, क्योंकि शेरशाह उस समय दिल्ली की एक बड़ी शक्ति बन गया था और उससे अब जो है मालदेव का सीधे सीधे टक्कर लेना बहुत मुश्किल हो गया था, ठीक है। अब इसके बाद आखिरकार झगड़ा तो होना ही था, क्योंकि दो उभरती हुई शक्तियों के बीच में और महत्वाकांक्षाओं के सागरों में भिड़ना तो था ही, और उधर वीरमदेव और कल्याणमल जो है लगातार शेरशाह के कान भरी रहे थे, तो उसको ये कह रहे थे कि आप जो है आ जाओ मालदेव से लड़ने। अब शेरशाह जो है शुरू से बहुत चालाक आदमी रहा, वो ये पता नहीं लगने देना चाहता था कि वो मालदेव पे आक्रमण करना चाहता है, तो वो शिकार के बहाने जो है आगरा और दिल्ली और यहाँ आसपास घूमता रहा। उसने पता ही नहीं लगने दिया अपने मूवमेंट का, और अचानक जो है वो फतेहपुर, ये झुंझुनू के पास में अचानक यहाँ आ गया। यहाँ आते ही मालदेव ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। ये मामला चल रहा है 1544 का, ठीक है। और अब ये महीने के संबंध में विवाद है कि ये गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ। कुछ कहते हैं जनवरी में हुआ, कुछ कहते हैं मार्च में हुआ। अपने को 1544 ईस्वी ही ध्यान रखना है, पर ज़्यादातर लोग कहते हैं जनवरी में ही हुआ है, ठीक है ना। तो शेरशाह आ गया फतेहपुर के आसपास, और अपने को ध्यान में है वीरमदेव और कल्याणमल भी इसके साथ हो गए। तो कुछ और राजपूत राजा ऐसे रहे होंगे जो मालदेव के खिलाफ इसका साथ देना चाहते होंगे, क्योंकि आखिरकार इसने भी पादराजून, नागौर, मेड़ता, अजमेर, ठीक है, सिवाना, जालोर, किसी को नहीं छोड़ा था, और बीकानेर जो इसके भाई बंधु थे उनको भी नहीं छोड़ा। अब इसने आकर शेरशाह ने सुमेल गांव में अपना डेरा लगाया था, और मालदेव ने अपना डेरा लगाया घिर्री गांव में, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं सुमेलगिरी का युद्ध। सुमेल गांव में डेरा लगाकर इसने चारों तरफ तो खुदवाली खाई। एक तरफ वैसे ही झाड़ियाँ वाड़ियाँ और जंगल थे, उधर से इसको सुरक्षित कर लिया, और ये दोनों सेनाएं साहब 1 महीने तक आमने सामने पड़ी रही। कोई भी आगे बढ़ने को इच्छुक हुआ नहीं, और दोनों की सैनिक शक्ति लगभग बराबर थे। और शेरशाह की जो सबसे बड़ी शक्ति थी युद्ध की वो थे घुड़सवार, और मालदेव कहीं भी उससे कम नहीं था इसमें, और इसलिए इसकी विजय हो ही जाएगी शेरशाह की। शेरशाह के मन में भी ये शंका हो गई कि हो सकता है कि मालदेव अपने को इस बार धूल चटा दे। तो 1 माह पड़े रहने के बाद अब एक फैक्टर और ये काम कर रहा था कि मालदेव तो अपने ही राज्य में था, उसको रसद वगैरह की कोई समस्या थी नहीं। शेरशाह की हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी, क्योंकि मालदेव ने उसकी रसद व्यवस्था भी काट दी थी। तो शेरशाह को अब कोई न कोई निर्णय लेना ही था कि या तो युद्ध करे या फिर मित्रता करे, संधि करके और छोड़े मामला। लेकिन इसने एक चाल खेली, और मालदेव के 2 सेनापति थे, जेता और कूपा, ठीक है, कूपा। इसने क्या किया कि 20-20 हजार रुपए दोनों के पास भिजवा दिए। इनको ध्यान भी नहीं था। वीरमदेव जो था मेड़ता का, उसके साथ मिलके इसने चालाकी की और एक पत्र लिखवा दिया। जेता को तो कहा कि तू तो खरीद लेना कंबल, और कूपा के लिए कहलवाया कि तू खरीद लेना सिरोही की तलवारें। और ये बात बता दी मालदेव को
कि तेरे जो सेनापति है वो तो अब दुश्मनों के साथ मिल गए। और उसे कहा, और उसने क्या किया, कुछ फरमान वगैरह थे, इसने वो जो अपनी ढालें होती है उनमें सी के इनके तंबुओं में रखवा दी। और जब तलाशी ली गई तो वो पकड़े गए सब, वो मिल गई, जबकि इनको ध्यान में नहीं था। अब मालदेव के मन में आ गई शंका। इन्होंने समझाया भी होगा कि ये उसकी चाल है और ये राजपूतों में फूट डालने का प्रयास है, पर जब एक बार आदमी के मन में शंका हो जाती है तो फिर हो ही जाती है। तो निर्णय लिया गया, अब क्या करें। मालदेव का तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं था इन पे, क्योंकि उसे लगा कि युद्ध शुरू होते ही हो सकता है कि ये मुझे पकड़ा दे और शेरशाह के हवाले कर दे। तो युद्ध समिति ने निर्णय लिया कि युद्ध तो होगा, लेकिन मालदेव ने क्या किया कि उसी रात अपने आधे सहयोगियों के साथ वहाँ से कूच कर गया सब। अगले दिन भोर भये युद्ध शुरू हुआ और जेता और कूपा ने ऐसी वीरता दिखाई कि शेरशाह जो है शुरू के 2 घंटों में घुटनों पे आ गया। नमाज पढ़ना शुरू कर दिया उसने, खुदा से दुआ मांगनी शुरू कर दी और उसकी शेरशाह की हालत जो है वो लगातार पतली होती जा रही थी। लेकिन उसी समय क्या हुआ, एक इसका सहयोगी था जलाल खान, उसी समय एक इसका सहयोगी था जलाल खान। ये एक सहायक सेना को लेकर आ गया, उसकी मदद से इसने ये युद्ध जीत लिया। ठीक है, लेकिन जीतने के बाद भी कैसे जीता ये तो यही जानता था। ठीक है, इसलिए इसने कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। कारण ये है कि मारवाड़ा का जो राज्य है, जितना विस्तृत अपने को ये दिख रहा है, उतना रेवेन्यू इससे जनरेट नहीं होता। और यदि ये राज्य केंद्रीय शक्ति अगर अपने उस साम्राज्य में मिला भी लेती दिल्ली, तो भी जो है इस पे जितना खर्च करना पड़ता सैन्य में, भाई सैनिक जगह जगह सैनिक छावनियाँ रखनी पड़ती, सूबेदारों को रखना पड़ता, ठीक है, उनके वेतन, उनके भत्ते, सैनिकों का खर्च, ये भी जो है शायद उसकी भी भरपाई मारवाड़ कर नहीं सकता था। ठीक है, इसलिए फरिश्ता ने लिखा है कि शेरशाह ने ऐसा कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। और इधर जो है मालदेव रवाना हो गया था। अब अपन देख लेते हैं युद्ध के बाद की स्थिति। और मालदेव वहां से भग गया तो शेरशाह ने भी जो है अपनी सेना 2 भागों में बांट दी। एक भाग तो भेजा उसने जोधपुर की तरफ, ठीक है, और दूसरा भाग जो है उसने अजमेर की तरफ। अजमेर की तरफ वो गया स्वयं और अजमेर को जीता। ठीक है, अजमेर के जीतने के बाद फिर वो वापस जोधपुर की तरफ आया और जोधपुर की तरफ जो भाग भेजा वो खवास खां और ईसा खां के नेतृत्व में भेजा और इन्होंने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। मालदेव भाग गया सिवाना के पर्वतों में। ठीक है, जैसे मेवाड़ के संकटकालीन राजधानी जो है कुंभलगढ़ रही है, ठीक है, उसी तरह जो है यहाँ की जो संकटकालीन राजधानी है वो सिवाना रही है। अब जब जोधपुर के चारों तरफ से घेर लिया और मालदेव को भी कोई रास्ता अभी सूझ नहीं रहा था, तो वो यहीं छिपा रहा और जोधपुर पर इन्होंने सरलता से अधिकार कर लिया। उसके बाद शेरशाह सूरी ने खवास खां को तो जोधपुर सौंप दिया और जो है अपने जो थाने हैं वो स्थापित कर दिए जगह जगह। कहाँ कहाँ स्थापित किए उसने, जैसे फलोदी में, ठीक है, पोकरण में, सोजत, पाली में, जालोर में, नागौर में, ठीक है, और जहाँ जहाँ वो राज्य जो उसने वापस जीते थे वहाँ वहाँ अपने थाने बिठा दिए। मेड़ता वीरमदेव को दे दिया और बीकानेर जो है वो कल्याणमल को दे दिया और वापस अपनी राजधानी चला गया। अपने को ध्यान में है कि 5 साल ही राज कर सका शेरशाह और उसके बाद कालिंजर के हमले में एक विस्फोट हो गया था, उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही शेरशाह की मृत्यु हुई मालदेव वापस सक्रिय हो गया और उसने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। जोधपुर पर अधिकार करने के बाद उसने वापस पोकरण
बाड़मेर, नागौर, मेड़ता फिर से जीत लिए। ठीक है ना। तो अंत समय तक केवल जालोर जो है और मेड़ता यहाँ मुगल आ गए थे। इन दो एक जगहों को छोड़कर वापस सारा राज्य इसने अफगानों से जीत लिया। ठीक है। और इसकी राज्य की जो सीमा है ये लगभग हिंडोन और बयाना और इधर जो है मेवाड़ तक पहुंच गई थी। कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि फतेहपुर सीकरी तक भी इसकी सीमा राज्य की पहुंच गई थी। अब ऐसी स्थिति में शेरशाह सूरी से इसका झगड़ा होना स्वाभाविक ही था। और 1562 में मालदेव की मृत्यु हो गई। लेकिन मालदेव के अंत के समय में एक लड़ाई हुई थी मेड़ता के, उस समय जो वीरमदेव था उसका उत्तराधिकारी था जयमल, और कल्याणमल ने भी उसका सहयोग किया था। वहाँ इसकी टुकड़ी हार गई थी, लेकिन 1557 में वापस इन्होंने मेड़ता जयमल से छीन लिया था। इस प्रकार के युद्ध और पराक्रमों के कारण फारसी इतिहासकार जो है इसको हस्मत वाला बादशाह कहते हैं। ठीक है। और निजामुद्दीन कहता है कि हिंदुस्तान का सबसे मोतबर जमींदार था, और तुजू की जहांगीरी में तो इसको सांगा से भी बड़ा वीर और पराक्रमी और उससे भी बड़े साम्राज्य का विजेता इसको बताया है। तो मुगलों और अफगानों के दिमाग में मालदेव की एक बड़ी योद्धा वाली छवि थी, और सही भी है। यदि जेता और कोपा पे विश्वास करके ये युद्ध नहीं छोड़ता तो हो सकता है कि शेरशाह सूरी की भी पराजय हो जाती। अब इसका कुछ निर्माण कार्य देख लेते हैं अपन। अच्छा निर्माता भी था। इसने जोधपुर के कोट का निर्माण करवाया, जोधपुर के परकोटे का, और रानीसर के कोट का निर्माण कराया। ठीक है। इसके अलावा इसने सोजत, गुंदोज, बादराजून, पीपाड़, यहाँ भी जो है इसने परकोटे बनवाए। ठीक है। तो मेन तो इसने कस्बों के चारों ओर परकोटे बनाए सुरक्षा के दृष्टिकोण से। दूसरा इसने मेड़ता में एक मालकोट का निर्माण करवाया, मालकोट का निर्माण कराया। ये कहाँ कराया? मेड़ता में। ठीक है। पोखरण के किले का निर्माण करवाया। ठीक है ना। और इसकी एक रानी थी जाली रानी स्वरूप देवी। स्वरूप देवी अपने को पता है, जाला अज्जा के पुत्र जयद्र सिंह की पुत्री स्वरूप देवी, जिसकी छोटी बहन के कारण जो है उदयपुर से इसका झगड़ा हो गया था। कुंभलगढ़ पे इसको आक्रमण भी कर दिया, पर वो कुंभलगढ़ को जीत नहीं पाया। तो स्वरूप देवी ने जो है एक तालाब का, स्वरूप तालाब का निर्माण कराया, जिसको बहुजी का तालाब भी कहते हैं। तो स्वरूप देवी, बहुजी का तालाब। नागौर के गढ़ का भी इसने जीर्णोद्धार कराया था। इस प्रकार इसने अच्छे और बड़े बड़े निर्माण भी करवाए। ठीक है। इसके जो दरबार में कुछ कवि थे, रचनाकार, विद्वान, एक तो ईसरदास था, इसको ईसरदास या ईश्वरदास, ठीक है, ईश्वरदास। इसने हथरस, हाला जाला रिकुंडलिया, ठीक है, सोरठे, ये लिखे हैं। एक आसानंद, ये भी इसके दरबार में था। इसने आसिया की दोहे, ठीक है, और इस तरह की रचनाएं की है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मालदेव जो है, मालदेव के इस युग को हम अंतिम ऐसे राजा का युग कह सकते हैं जो राजपूतों के गौरव को बनाए रखा। इसके बाद जो है मालदेव के बाद 1562 में मालदेव की मृत्यु हो गई थी। मालदेव के बाद
उस युग का अंत हो जाता है जो हमको राजस्थान में सांगा, कुंभा, मालदेव, पृथ्वीराज चौहान, ये जो युग था, ये जो देखने को मिलता था, हमीर चौहान, ठीक है, इस युग का अंत हो गया। अब आश्रितों का युग शुरू हो गया। वीरमदेव, ठीक है, कल्याणमल, मोटा राजा उदय सिंह, और इधर हमारे है सांगा के इस महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह, इस तरह के लोगों का, जय सिंह, आश्रितों का युग शुरू हो गया। ठीक है, तो इस भाग 3 में हमने ये देख लिया। अब भाग 4 में हम मेवाड़ के भूले बिसरे राजा, मारवाड़ के भूले बिसरे राजा चंद्रसेन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं भाग 4 में।